दुनिया हुई बर्बाद। ट्रंप की जिद आबाद। क्रूड का संकट। इकोनॉमी की है झंझट। वर्ल्ड परेशान, अमेरिका अकेला महान। क्रूड का टॉर्चर, कैसे होगी गुजर बसर। ट्रंप की तानाशाही, दुनिया की शामत आई। तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। क्या दुनिया एक नए और खतरनाक दौर में प्रवेश कर चुकी है? क्या एक देश की जिद पूरी दुनिया को तबाही की तरफ धकेल रही है? मिडिल ईस्ट में बढ़ती आग, मिडिल ईस्ट में लगातार बढ़ते हमले और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर मंडराता खतरा, इन सबसे वैश्विक सुरक्षा और अर्थव्यवस्था दोनों को हिलाकर रख दिया है। तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, समुद्री रास्ते असुरक्षित होते जा रहे हैं, दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध का डर गहराता जा रहा है। सवाल उठ रहा है, क्या यह सिर्फ रणनीति है या फिर ताकत के घमंड में लिया गया एक ऐसा फैसला जिसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ रही है? तो क्या ट्रंप की तानाशाही एक ऐसे युद्ध की ओर ले जा रही है जिसकी आग में पूरा विश्व झुलस सकता है? इसी बड़े सवाल के साथ आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे ट्रंप की तानाशाही से दुनिया में शामत आ गई है। तो देखिए, दुनिया की बर्बादी के पीछे ट्रंप क्यों है? आखिरकार ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्या ट्रंप ने संकट में डाला है? युद्ध से तेल और गैस में आग लगी है? जी हां, सवाल यह भी कि दुनिया में त्राहिमाम है, देश की इकोनॉमी पर असर पड़ रहा है। जी हां, यह युद्ध भले ही 3 देशों के बीच में नजर आता हो, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तमाम देश अलग अलग तरीके से इससे डील करने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय में इसको लेकर क्या फैसले आएंगे ये देखना होगा। लेकिन क्या तेल के खेल में जो ट्रंप है वो नरम हो रहे हैं? अब सबसे पहले बात करते हैं कच्चे तेल की, कि कैसे ट्रंप की जिद की वजह से दुनिया को पहले तेल की समस्या से उलझना पड़ा। फिर क्यों ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने की इजाजत दी? जिस रूस से तेल खरीदने पर टैरिफ लगाया था, आज उसी को तेल खरीदने को कह रहे हैं कि आखिरकार आप उसी से तेल खरीद लीजिए। आखिरकार ऐसा क्यों है? तेल के खेल में ट्रंप नरम क्यों पड़े हैं? क्यों बदला है ट्रंप का मन? सबसे पहले अब आप ये समझिए कुछ ग्राफिक्स के जरिए। जी हां, आपको बता दें कि सबसे पहली बात, होर्मुज रूट से सप्लाई ठप हो चुकी है। जी हां, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जंग से तेल सप्लाई रुक चुकी है। यहीं से दुनिया का करीब, आपको बता दें कि 20% तेल जो है वो गुजरता है। आपको यह भी समझना चाहिए, भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा यहीं से लेता है। जी हां, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जंग से तेल की सप्लाई रुक गई है, यह आपको पता होगा। इसके अलावा आप समझिए, यहां से दुनिया का करीब 20% तेल, जी हां 20% तेल यहीं से होकर गुजरता है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा यहीं से मंगाता है। अब देखिए, तेल क्या हुआ है कि $200 तक जा सकता है प्रति बैरल। जी हां, ब्रेंट क्रूड करीब $120 प्रति बैरल तक पहुंच चुका है और ईरान ने चेता दिया है कि आने वाले समय में जो ये क्रूड ऑयल है उसकी कीमतें बढ़ सकती है, रूसी तेल आने से कीमतें कम हो सकती हैं, यह अंदाजा लगाया जा रहा है, क्योंकि ईरान ने लगातार बताया कि कीमत $200 तक जा सकती है। ऐसे में अगर रूसी तेल आता है तो कीमतें बैलेंस हो सकती हैं, कीमतें कम हो सकती हैं, और शायद यही वजह है कि ट्रंप का जो रुख है वो आप यहां पर थोड़ा नरम होता हुआ देख रहे होंगे। क्योंकि कुछ दिन पहले तक आपको याद होगा, खुला सीधा ट्रंप ने भारत पर भी एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया था 25% का, क्योंकि वो रूस से तेल खरीद रहा था। जी हां, अब किस देश का क्या प्लान है अब देखिए। अब हम बात करते हैं उन सभी देशों की जो ट्रंप की वजह से ईंधन की कमी से जूझ रहे हैं और उन्होंने इससे निपटने के लिए क्या प्लान बनाया है, उसको भी आप जान लीजिए। जी हां, अब सबसे पहले आपको बता दें कि दुनिया में ईंधन की कमी है। जी हां, अगर आप समझे तो दुनिया में ईंधन की कमी है और किस देश का क्या प्लान है। सबसे पहले अगर आप बात करें अमेरिका की, 30 दिन के लिए रूस से तेल खरीदने की छूट दी गई है। तो इसके अलावा आपको बता दें, भारत जो है उद्योगों के ईंधन में कटौती की है ताकि घरों में सप्लाई बनी रहे, मतलब कमर्शियल जो सिलेंडर है उसमें थोड़ी सी कमी की गई है। पाकिस्तान में कुछ स्कूल बंद किए गए हैं और वर्क फ्रॉम होम शुरू किया गया है।
बांग्लादेश में पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लिमिट लगा दी गई है। तो वही आप देखिए, हम लगातार आपको बता रहे हैं तमाम देशों का हाल। पाकिस्तान कुछ स्कूल बंद किए गए ताकि वर्क फ्रॉम होम शुरू किया जाए। वही बांग्लादेश में अगर आप देखें तो कई जगहों पर जो कुछ काम है वो बंद कर दिए गए हैं। पेट्रोल डीजल की बिक्री पर लिमिट लगा दी गई है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो अपने स्टॉक से 76 मिलियन लीटर ईंधन जारी कर रहा है ऑस्ट्रेलिया। वहीं थाईलैंड की अगर आप बात करें तो थाईलैंड में एसी कम चलाने और वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है कि आप ऐसे करके बचाया जा सकता है तेल और ईंधन को। इसके अलावा जापान की बात करें, रिजर्व से 80 मिलियन बैरल तेल निकाल रहा है जापान। हर देश अपनी सुविधा अनुसार काम कर रहा है। साउथ कोरिया 30 सालों में पहली बार तेल की कीमतों पर सीमा तय की गई है। वहीं अगर आप नॉर्थ कोरिया की बात करें तो ईंधन सप्लाई पहले से कमजोर है और संकट और बढ़ सकता है, ये बात सामने आ रही है। स्पेन, नॉर्वे और चीन नवीनीकरण ऊर्जा से राहत की इनको उम्मीद है। तो कुल मिलाकर तमाम देशों की अगर आप बात करें तो हर देश ने अपने हिसाब से अपनी स्थिति को बेहतर करने की कोशिश की है और कहीं ना कहीं अब कोशिश जो है वो ये भी की जा रही है। अब आपको एक बार फिर से ग्राफिक्स से ये भी समझा देते हैं कि 28 फरवरी से लेकर तेल की कीमतें कितनी ज्यादा बढ़ी हैं, मतलब जो तेल की कीमतें वो कितनी थी और कितनी बढ़ चुकी हैं। आप देखिए 28 फरवरी से 13 मार्च के बीच अगर आप बात करें तो 14 दिन में कितनी कीमतें बढ़ी हैं। अब आप ये समझिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए 28 फरवरी को 93 रुपए प्रति बैरल जो है डॉलर कीमतें थी 28 फरवरी को। 9 मार्च को ये बढ़कर 116 डॉलर प्रति बैरल हो गई। वहीं 13 मार्च की अगर आप बात करें तो 101 डॉलर प्रति बैरल ये पहुंच चुकी है 13 मार्च को। हालांकि बीच में बढ़ा जरूर फिर, लेकिन थोड़ा कम हुआ। लेकिन अभी भी अगर आप 28 फरवरी के कंपैरिजन में देखें तो जो प्राइस है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। और कहीं ना कहीं जो डर है और जो परेशानी है वो इसलिए ज्यादा है क्योंकि सीधा सीधा ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो कीमतें अभी आप फिलहाल 101 रुपए प्रति जो डॉलर बैरल देख रहे हैं आप, वो बढ़कर 200 डॉलर प्रति बैरल हो सकती है। ये बात लगातार कही जा रही है ईरान की तरफ से। इसीलिए आपको बता दें कि खुला जो ट्रंप है वो ये कह रहे हैं कि आप रशिया से तेल खरीदिए, तमाम देशों को ये कह रहे हैं। अब इस जंग से भारत पर क्या असर पड़ रहा है इसको जान लीजिए। जी हाँ, ये बहुत ज्यादा जरूरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ईरान जो जंग का भारत पर असर है वो क्या पड़ रहा है, आप देखिए तेल सप्लाई पर कैसे असर पड़ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज प्रभावित होने से तेल और गैस की सप्लाई कम होगी। निश्चित तौर पर इससे असर पड़ेगा क्योंकि इससे एक बड़ा हिस्सा है जो भारत आता है तेल का। भारत की निर्भरता जो है, भारत अपनी जरूरत का करीब 60% तेल और 80% गैस मिडिल ईस्ट से मंगवाता है, यह भी दुनिया जानती है। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। तेल की कीमत आपको बता दें 100 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच चुकी है, जैसा कि हमने आपको बताया भी। रेमिटेंस पर जो खाड़ी देशों में जो खतरा है वो काफी ज्यादा बढ़ गया। 91 लाख भारतीय काम करते हैं। जी हाँ, जिन देशों में स्थिति खराब है 91 लाख भारतीय काम करते हैं। हर साल करीब 50 अरब डॉलर भारत भेजते हैं ये जो लोग यहाँ पर काम करते हैं। नागरिकों की चिंता भी लाजमी है। जी हाँ, अगर जंग बढ़ी तो खाड़ी देशों में भारतीयों को निकालना जो है चुनौती होगी। अभी हालांकि 1.5 लाख लोगों को पिछले समय में ईरान से निकाला गया, ये एक बड़ी चुनौती जरूर रही। लेकिन भारत और भारत सरकार के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि जो भारतीय हैं उनको निकाला जाए और अगर वहां पर वो रुक भी रहे तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब आप ये समझिए दुनिया में जो तेल संकट उसका अर्थव्यवस्था पर किस तरीके से असर पड़ रहा है। जी हाँ, इसको ऐसे समझिए कि अब ट्रंप की जिद कहिए या नीतियां, उनसे अब दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था पर क्या असर हो रहा है वो भी अब आप जान लीजिए। हम क्यों आखिरकार ऐसा कह रहे हैं कि ये जो असर है वो काफी ज्यादा हो रहा है। दुनिया में तेल संकट, जी हाँ, आपको बता दें किन देशों की अर्थव्यवस्था पर असर हो रहा है। सबसे पहले तो भारत की अगर आप बात करें तो भारत को आप ऐसे समझिए कि तेल महंगा होने से महंगाई और आयात खर्च जो है वो बढ़ने का खतरा है। जी हाँ, कमजोर अर्थव्यवस्था जो है वो पाकिस्तान की है और असर जो है अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। यहाँ पर आपको बता दें कि पाकिस्तान में कमजोर अर्थव्यवस्था जो है उसकी वजह से तेल की बढ़ती कीमतों पर बड़ा दबाव है। बांग्लादेश की भी बात करें आप, दक्षिण कोरिया में ऊर्जा महंगी होने से उत्पादन और व्यापार प्रभावित हो रहा है। बांग्लादेश में भी ऊर्जा की कमी हो रही है। जापान में तेल आयात पर निर्भर होने से उद्योगों की लागत बढ़ रही है। थाईलैंड में जो महंगा हो रहा है ईंधन, उससे पर्यटन विभाग पर असर पड़ रहा है। स्पेन में भी महंगाई और ऊर्जा खर्च बढ़ गया है तेल महंगा होने से। तो कुल मिलाकर चाहे भारत हो, थाईलैंड हो या दक्षिण कोरिया हो, तमाम जगहों पर जो असर है वो कमोवेश एक ही तरह से पड़ रहा है। हर देश की अर्थव्यवस्था जो है वो काफी ज्यादा हिलती डुलती नजर आ रही है, काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही है। अब ये जान लेते हैं कि तेल महंगा होने के साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं और उनको आपको जानना चाहिए कि आखिरकार जो तेल महंगा हो रहा है उसका असर क्या होगा। तेल महंगा होने के साइड इफेक्ट्स क्या हैं, देखिए अगर आप ये समझिए तो साइड इफेक्ट नंबर 1 क्या है, तेल की महंगाई से दुनिया भर में महंगाई बढ़ती है, ये बात पता है। बस, ट्रक, फ्लाइट्स और शिपिंग का खर्च जो है वो निश्चित तौर पर बढ़ जाता है, ये साइड इफेक्ट नंबर 2 है। 3 क्या है, बिजली महंगी हो जाती है, साइड इफेक्ट नंबर 3 अगर आप देखें तो बिजली निश्चित तौर पर इससे महंगी होगी।
फैक्ट्रियों का खर्च बढ़ता है और उत्पादन कम हो जाता है। साइड इफेक्ट नंबर 4 अगर आप बात करें, इसके अलावा आपको बता दें कि अर्थव्यवस्था पर दबाव होता है। ये बहुत बड़ी बात है, जो अर्थव्यवस्था पर दबाव निश्चित तौर पर बनता है, आम लोगों पर बोझ बढ़ जाता है क्योंकि महंगाई बढ़ती है और उसका असर कहीं ना कहीं एक जो मिडिल क्लास फैमिली है उस पर सबसे ज्यादा पड़ता है। तेल की महंगाई से दुनिया भर में महंगाई बढ़ती है। और तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि जो ये पूरी परिस्थिति अगर आप उसको समझें और देखें तो ये समझ में आता है कि अभी भी जो हालात है वो काफी ज्यादा खराब हैं। अभी भी अगर ट्रंप की तरफ से ये तमाम बातें कही जा रही है तो कुल मिलाकर ये समझना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से ये दिक्कत है। अब देखिए तानाशाही से कब कब नुकसान हुआ है, अगर आप इसको भी समझे तो इसको ऐसे समझिए कि अब उन सभी फैसलों के बारे में जान लेते हैं जब जब ट्रंप के फैसलों से दुनिया को नुकसान झेलना पड़ा है। आपको बता दें कि देखिए ईरान परमाणु समझौता तोड़ा 2018 में, इसको तोड़ने से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा। ये कब कब नुकसान हुआ है ये हम अब आपको बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पेरिस जलवायु समझौते इस बार, इससे जलवायु संकट की लड़ाई जो है वो कमजोर हुई, अगर आप इसको भी देखें तो। इसके अलावा आपको बता दें चीन से ट्रेड वॉर, चीन पर भारी टैक्स लगाने से दुनिया के व्यापार पर असर पड़ा था। जी हां, आपको ये भी याद होगा। इसके अलावा जो यरूशलेम को राजधानी मानना, यरूशलेम को इजराइल की राजधानी मानने से मिडिल ईस्ट में पूरी तरह से तनाव जो है वो नजर आया था। इसके अलावा आपको बता दें कि ट्रंप की ये तानाशाही, डब्ल्यूएचओ से अलग होने का फैसला लिया और अमेरिका को अलग करने की घोषणा कर दी, वो भी कोरोना काल में। आपको याद होगा कोरोना काल में। और आपको बताएं कि ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए और तेल बाजार और मिडिल ईस्ट में तनाव नजर आया। तो कुल मिलाकर जब जब ट्रंप की तरफ से ये तमाम फैसले लिए गए हैं तब तब पूरी दुनिया ने इसके फैसले का जो असर है वो देखा है। और आपको बता दें कि अपने ही खेल में क्यों फंस गए, इसको क्यों ऐसा कहा जा रहा है, अब इस बारे में भी बात कर लेते हैं कि कैसे ट्रंप युद्ध के खेल में अपने ही जाल में फंस गए हैं, कैसे युद्ध में उनको ही नुकसान झेलना पड़ा है। अरबों का पैसा तो ट्रंप बहा ही रहे हैं, इसके अलावा भी ट्रंप कई परेशानियां झेल रहे हैं। जी हाँ, इसको ऐसे समझिए कि ट्रंप का जो ये चक्रव्यूह है और अपने ही खेल में क्यों फंसे हैं, इसको आप देखिए कि मिडिल ईस्ट में कई मोर्चे खुल गए हैं। जी हाँ, अगर आप मिडिल ईस्ट में देखें तो कई मोर्चे खुल गए, जैसा कि हमें मालूम है। अमेरिकी ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। जी हाँ, ईरान के लिए सबसे ज्यादा आसान क्या है कि ईरान ने चुन चुन कर उन जगहों पर हमला किया है जहां पर अमेरिकी बेस है। होर्मुज स्ट्रेट संकट में है और सप्लाई पर असर पड़ा है। ये भी पूरी दुनिया जानती है कि कैसे इस पर असर पड़ा है तेल पर। तेल और गैस महंगे हो रहे हैं, कई जगहों पर तेल मिल नहीं रहे, गैस जो है वहां पर कालाबाजारी हो रही है। युद्ध का खर्च जो है वो बढ़ा है, कहा जा रहा है कि सिर्फ 6 दिनों में अरबों डॉलर जो है वो अमेरिका के खर्च हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जो है वो कम हो रहा है क्योंकि कोई भी देश बहुत ज्यादा युद्ध चाहता नहीं, क्योंकि उसका भी असर उस पर पड़ता है। यूरोपीय देशों की दूरी जो है वो नजर आ रही है। ट्रंप को ऐसा लगा था तमाम यूरोपीय देश साथ देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ईरान की मिसाइल ताकत को कम आंका, ऐसा लगा कि खमेनेई को मार देंगे तो ये युद्ध यही खत्म होगा, लेकिन ऐसा आकलन गलत निकला। अमेरिका में सरकार पर राजनीतिक दबाव जो है वो भी नजर आ रहा है कि आप बेवजह ये कर रहे हैं। एक वर्ग ये भी है जो कह रहा है, धारणा बढ़ रही है कि संकट के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। जी हाँ, तो कुल मिलाकर जो अभी की पूरी परिस्थिति है उसमें ट्रंप खुद के जाल में उलझते जा रहे हैं। ट्रंप को ऐसा लगा कि खमेनेई को मार देंगे इजराइल की मदद से तो कुल मिलाकर जो स्थितियां हैं वो उनके साथ हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं। रोज युद्ध पर खर्च कितना है? 18,000 करोड़। देखिए महाजग में अरबों का खर्च, अगर आप इसको समझे और देखें, रोज युद्ध पर खर्च कितना हो रहा है? 18,000 करोड़ का। जी हाँ, ये युद्ध पर खर्च है। इसके अलावा हर घंटे देखिए आप 750 करोड़ का, मतलब 1 घंटे जब तक आप ये शो देखेंगे तब तक 750 करोड़ रुपए खर्च हो चुके होंगे इस युद्ध में। आप समझ लीजिए ये युद्ध लगातार चल रहा है, 14वां दिन है और हर घंटे जो है खर्च हो रहे हैं इस पर 750 करोड़। 33,996 करोड़ 100 घंटों में युद्ध पर खर्च कितना हो रहा है? 33,996 करोड़। मतलब ये आंकड़ा कहीं ना कहीं बता रहा है कि किस दिशा में ये युद्ध जा रहा है। जी हाँ, 14 दिन मतलब 336 घंटों में खर्च कितने हो गए? 1,14,226.56 करोड़। मतलब ये पूरा खर्चा है जो कि नजर आया है। युद्ध में ईरान को नुकसान, 5,000 हमले, 50 वॉरशिप तबाह हुए हैं। अब आपको बता दें कि हमने कुछ सर्वे किए हैं। जी हाँ, और इस सर्वे में जो हमारा पहला सवाल है वो सवाल ये कि क्या आपको लगता है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध के पीछे ट्रंप की नीतियां जिम्मेदार हैं? अब ये सवाल है और अब इसका क्या जवाब जो है वो आपने दिया है। अब आपको हम बता देते हैं इसका जवाब क्या आया है। हाँ, पूरी तरह जिम्मेदार है, 82% लोग मानते हैं पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। कुछ हद तक जिम्मेदार है, 6% मानते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, 11% ये भी कहते हैं और कुछ कह नहीं सकते, 1% ये भी है जो कह रहे कुछ नहीं कह सकते। दूसरा क्या है जो हमने सवाल पूछा है? सवाल यह कि क्या ट्रंप की वजह से मिडिल ईस्ट का संघर्ष अब वैश्विक युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? ये वो सवाल है जो हमने पूछा। अब इसका जो सर्वे है वो क्या आया है वो अब आपको जानना चाहिए। देखिए, हाँ, खतरा बढ़ गया है, 80% लोग मानते हैं कि हाँ खतरा बढ़ गया है। नहीं, ऐसा नहीं है, 8% लोग ये भी मानते हैं स्थिति साफ नहीं है, 11% लोग ये भी मानते हैं कुछ कह नहीं सकते, 1% लोग ये भी हैं जो कह रहे कुछ कह नहीं सकते। अब तीसरा सवाल क्या था जो हमने सर्वे में किया वो देखिए
क्या ट्रंप को युद्ध की बजाय कूटनीति और बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए? ये वो सवाल है जो हमने पूछा। अब इसका जवाब क्या है वो अब आपको देखते हैं। इसका जवाब है हाँ, ये सही रास्ता है। मतलब हाँ, कूटनीति करनी चाहिए, उनको बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। 76%, 76% सख्त कार्यवाही जरूरी है। 6% लोग कहते हैं दोनों साथ साथ होने चाहिए, मतलब बातचीत भी, कूटनीति भी, लड़ाई भी। 15% लोग ये भी कहते हैं कुछ कह नहीं सकते। 3% लोग ये हैं। अब जो चौथा सवाल हमने सर्वे के दौरान पूछा वो क्या पूछा? क्या इस युद्ध से दुनिया में अस्थिरता और तबाही का खतरा बढ़ गया है? ये वो सवाल है जो हमने पूछा है, चौथा सवाल। अब इसका जवाब क्या आया है ये अब आप देखिए। हाँ, बहुत ज्यादा 82% लोग मानते हैं कि हाँ, इससे बहुत तबाही का खतरा बढ़ गया है। थोड़ा बढ़ा है, 16% नहीं बढ़ा है। 2% ये भी कह रहे हैं कुछ कह नहीं सकते, 0%। इसके अलावा पांचवा और आखिरी सवाल जो हमने किया है सर्वे के दौरान, क्या आपको लगता है कि ट्रंप दुनिया को शांति के बजाय टकराव की ओर ले जा रही है? क्योंकि खुद के लिए तो नोबेल प्राइज मांग रहे थे अभी कुछ दिन पहले तक। अब देखिए इसका जवाब आपने क्या दिया है कि ट्रंप की नीतियां दुनिया को शांति की ओर ले जा रही है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल 82% लोग मानते हैं कि टकराव की ओर ले जा रही है ये दुनिया को ट्रंप की नीतियां। जी हाँ, बिल्कुल मैं कह रहे हैं 82%। कुछ हद तक 10% नहीं, ऐसा नहीं है, 5% कुछ कह नहीं सकते, 3%। तो कुल मिलाकर ये वो सर्वे है जो हमने किया है। सर्वे का जवाब आपके सामने है। और अब कहीं ना कहीं देखना और समझना तो ये है कि ये जो तमाम सर्वे किए गए, ये जो तमाम बातें की गई, ये आखिरकार जिस तरीके से बेस है, क्या आने वाले समय में ये माना जाए कि अपनी कूटनीति की वजह से पूरी दुनिया को एक ऐसी लड़ाई में झोंक रहे हैं ट्रंप जो कि कभी भी कोई भी देश नहीं चाहता था? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मेरे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे तमाम जो गेस्ट हैं वो भी जुड़ चुके हैं। नेवी कमोडोर रिटायर्ड DS सोडी सर जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। संजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ, विदेश मामलों के जानकार, बहुत स्वागत है सर आपका भी। और प्रोफेसर जजाति पटनायक, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तो सबसे पहले सोडी सर मैं आप ही के पास आना चाहती हूँ। ये जो सब कुछ हो रहा है, क्या, मेरा पहला सवाल ये, क्या ट्रंप का ये जो आकलन था वो गलत पड़ गया? क्या ट्रंप ने सोचा था कि हम खमेनेई को मार देंगे और ये सब चुटकियों में खत्म हो जाएगा? लेकिन अब जो कुछ भी हो रहा है सर, हम ये आंकड़ा बता रहे थे, एक घंटे में 300 करोड़ से ज्यादा खर्च हो रहे हैं इस युद्ध में। आखिर ये कब तक चलेगा? क्या इतना प्लान किया था अमेरिका ने? देखिए, बिल्कुल सच है कि जो अमेरिका ने सोचा था ये बिल्कुल उसका उलट हो गया है। ट्रंप साहब ने सोचा था कि शायद वो ईरान पे अटैक करके, अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर ईरान पे अटैक करके अपना ऑब्जेक्टिव जो उन्होंने पहले बोला था कि हम इसका रजीम चेंज करेंगे और न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो है इनको डिस्ट्रॉय करेंगे, वो तो बिल्कुल उनका गोल पोस्ट ही बदल गया है अभी। और स्थिति जो वहाँ पे अब मर्ज हुई है, आप देखिए पूरे का पूरा वर्ल्ड जो है अभी एक इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी हो गई है कि हर एक कंट्री पे इफेक्ट आ गया है। ऑयल सप्लाई जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बहुत सी ऑयल सप्लाई होती है वहां से वो बंद हो चुकी है। हालांकि ईरान ने, दे हैव बीन काइंड एनफ, उन्होंने हमारे 3 शिप को वहां से पैसे ही दिया है। लेकिन अमेरिका की जो भी उन्होंने अब देखिए स्टेटमेंट्स दिए हैं 14 दिन के अंदर, वो हर दिन स्टेटमेंट बदलती जा रही हैं। पहले वो कह रहे थे कि ऑयल सप्लाई को इसमें काबू में रखने के लिए जो शिप वहां से गुजरेंगे वो उनको एस्कॉर्ट करेंगे, तो उन्होंने वो भी नहीं किया। अब कहते हैं कि अभी हम उस स्थिति में नहीं है कि हम उनको एस्कॉर्ट करें। फिर अमेरिका ये भी कह रहा था कि उन्होंने प्रतिबंध लगाए थे, भारत को भी कहा था कि आप रशिया से ऑयल नहीं लें, उसके ऊपर भी उन्होंने छूट दे दी कि आप 1 महीने के लिए रशिया से ऑयल ले सकते हैं। पहले कहते थे कि जो रशिया है, जो उनके पास पैसा आता है ऑयल बेच के, वो यूक्रेन के अगेंस्ट यूज किया जा रहा है। अब उन्होंने वहां पे भी जो सैंक्शंस लगा रखी थी उनको भी उठा लिया है, कहा कि 1 महीने के लिए रशिया जो है उसे बाकी कंट्रीज तेल ले सकती हैं। तो बिल्कुल जो आपने कहा वो जायज है, और जो आपका एनालिसिस हुआ है, जो आपका सर्वे हुआ है, मेरे हिसाब से वो बिल्कुल ठीक है। ट्रंप साहब जो है वो बिल्कुल एक गलत रास्ते पे निकल चुके हैं और उन्होंने जो स्थिति अपने हिसाब से सोची थी वो टोटली उसके अगेंस्ट हो गया। ठीक है सर, मैं आती हूँ आपके पास। अच्छा संजीव श्रीवास्तव जी, ये जो तमाम चीजें हो रही हैं, क्या इसका आकलन जो है ट्रंप ने किया था? क्या उन्होंने सोचा था कि ये कुछ होगा, क्रूड किस तरह की समस्या होगी? फिर अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो है वो भी उनका आकलन होना चाहिए कि भाई ईरान, जब उसके ऊपर वही इकलौती चीज है जिस पर वो सबसे ज्यादा कमांड है और जिस पर वो सबसे ज्यादा खेल सकता है। तो कुल मिलाकर क्या सर ये माना जाए कि आकलन जो है वो ट्रंप का गलत हो गया? और अब पूरी दुनिया अगर इस चीज से जूझ रही है तो क्या ट्रंप सोच रहे हैं वो जैसा चलाएंगे वैसा चलेगा? वो कहेंगे रूस से तेल खरीदो तो सारी दुनिया खरीदेगी, वो कहेंगे रूस से अब तेल मत खरीदो तो नहीं खरीदेगी। आखिरकार ये चल क्या रहा है संजीव सर? कितना वक्त और ऐसा चलेगा? देखिए खुशबू जी, ये जो ट्रंप प्रशासन का जो आकलन रहा है
जरूर उन्हें ईरान की इस्लामिक रिजीम ने सरप्राइजेस दिए हैं, शॉक्स दिए हैं, ये भी बात स्पष्ट है। और ये जो जिस तरीके का जो रिटेलिएशन अभी तक इस्लामिक रिजीम कर रही है, वो जरूर उसने अमेरिका को भी हतप्रभ कर दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लेकिन मैं ये अवश्य देखता हूं कि यदि इस्लामिक रिजीम की जो लीडरशिप है वो इस युद्ध को लड़ने के लिए अपना पूरा जज्बा दिखा रही है और अपना जो पूरा मोटिवेशन वो दिखा रही है, तो अमेरिका और इजराइल भी इस युद्ध को लड़ेंगे और वो भी पीछे हटने वाले नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाहिर है कि और इजराइल दोनों ही ईरान की इस्लामिक रिजीम को अपने लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में देखते रहे हैं, और वो चुनौती अगर बनी रहेगी तो फिर अमेरिका और इजराइल एक प्रोलॉन्ग्ड तरीके के जो इस युद्ध में जा सकते हैं, और उसको अमेरिका और इजराइल की जाहिर है कि मिलिट्री माइट ओवरवेलमिंग है, बहुत बड़ी है, और वो अपनी पूरी जो ताकत है वो लगाएंगे। और जाहिर है कि अमेरिका ने अभी तक अपनी पूरी माइट को नहीं दर्शाया है, लेकिन अमेरिका को के पास बहुत सारे ऑप्शंस भी मौजूद हैं, और उन ऑप्शंस के ऊपर अमेरिका जरूर विचार कर रहा होगा कि यदि ये स्थिति ऐसे ही रहती है तो फिर वो दूसरे क्या विकल्प हो सकते हैं, दूसरे क्या शक्तिशाली ऑप्शंस हो सकते हैं जिसको कि अमेरिका एक्सरसाइज करे या इजराइल एक्सरसाइज करे, वो जरूर इसके बारे में रणनीतियां बना रहे हैं। लेकिन इतना कहने के बाद में इस्लामिक रिजीम की जो लीडरशिप है उसने जज्बा जरूर दिखाया है, लेकिन उनकी जो मिलिट्री माइट है वो जाहिर है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इजराइल के तुलना में लगातार कम होती जा रही है। उनकी जो फायर पावर है वो जरूर मिसाइल सिटीज इत्यादि के माध्यम से जो अभी तक उनकी मिसाइलें बची हुई हैं उससे हमले कर रहे हैं, लेकिन ये जो फायर पावर है वो बहुत लंबे समय तक सस्टेन वो नहीं कर पाएंगे, ये बात भी स्पष्ट है। और ये जो स्थिति है वो उनके लिए आगे आने वाले समय में काफी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। इसलिए मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि डायलॉग और डिप्लोमेसी के ऑप्शंस को इस्लामिक रिजीम को भी विचार करना चाहिए। सिर्फ इस तरह की बातें करना कि हम शहादत करेंगे, मार्टरडम करेंगे और जान दे देंगे, ये तो अपनी जगह जज्बे के लिए तो ठीक है, लेकिन एक प्रूडेंस के साथ भी, एक विजडम के साथ भी डायलॉग और नेगोशिएशंस के रास्ते पर उनको भी आना चाहिए। ठीक है सर, मैं आती हूँ आपके पास, आती हूँ सर, और आगे भी इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा प्रोफेसर पटनायक सर, देखिए ये जो पूरी सिचुएशन चल रही है, आज ईरान के जो राजदूत है भारत में, उनकी तरफ से ये कहा गया कि भारत और ईरान जो है वो मित्र हैं और हम होर्मुज में रास्ता देंगे और उस पर तमाम बातें जो है वो होंगी। लेकिन अगर पूरी दुनिया की बात की जाए, क्या भारत, क्या पाकिस्तान, क्या बांग्लादेश, क्या चीन, तमाम देशों के लिए जो अभी समस्या नजर आ रही है उसमें सबसे ज्यादा जूझता हुआ कौन नजर आ रहा है सर? अगर यही स्थिति रही फिर दुनिया के पास विकल्प किस तरीके से रहेगा और उस विकल्प पर सबसे ज्यादा हक और हुकूक की बात कौन करेगा, यह भी तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए अभी जो क्राइसिस हो रहा है ये तो ग्लोबल क्राइसिस है, क्योंकि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो रहा है तो इसका बहुत ही इम्पैक्ट होता है गैस और जो आपका जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के ऊपर। आप देखिए भारत का जो है स्थिति है अभी, जो ऑयल सिक्योरिटी है वो काफ़ी तगड़ा है, क्योंकि आप हमारा पास एट द प्रेजेंट मोमेंट 250 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल डिपॉजिट है, एंड आउट ऑफ दिस 250 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल डिपॉजिट इसमें हमारा 39 मिलियन बैरल्स जो है स्ट्रेटेजिक रिजर्व है। तो एटलीस्ट 50 दिन तक हमारा जो है पेट्रोलियम और डीजल के लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। रहा सवाल गैस का, देखिए गैस जो है वो एलएनजी हम इंपोर्ट करते हैं कतार से, क्योंकि कतार से बेसिकली हम लोग जो वेस्ट एशिया से 60% गैस इंपोर्ट करते हैं, और आउट ऑफ दिस 60% आप जो करते हैं उसमें देखिए हमारा एलएनजी जो टर्मिनल्स होते हैं वो दहेज, आपका कोची और आपका धामरा में है। तो आज आप देखेंगे कि जो एलएनजी टर्मिनल जो रसलाफान है वो बंद पड़ा है, तो इसीलिए हमारा गैस क्राइसिस सिर्फ नहीं है, ये पूरा इंटर साउथ एशिया एंड आपका जो ईस्ट एशिया में भी है। तो इसीलिए गैस का जो प्रॉब्लम्स आप इसको अलग तरीके से देखते हैं कि एलएनजी जो होता है इसको आप कन्वर्ट करते हैं सीएनजी में, जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसके बाद में होता है पीएनजी 5 नेचुरल गैस, इसके बाद होता है एलपीजी जो है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो एलपीजी का जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो एलपीजी होता है वो भी हम 60% अब्रोड से आयात करते हैं, और उसका 80% हम जो है मिडिल ईस्ट से गल्फ से लेते हैं। तो इसीलिए जो एलपीजी का क्राइसिस तो रहेगा अभी पूरा वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए, और इंडिया में जानते हैं हम 100% जो है
एलपीजी कनेक्टिविटी दी है इंटायर कंट्री में। तो इसलिए हमको थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा, क्योंकि ये टेम्पररी क्राइसिस हो सकता है। क्योंकि हम लोग भी विकल्प सोच रहे हैं, जैसे कि रसिया से चेन्नई व्लादिवोस्टोक जो कॉरिडोर वगैरह भी है, हम लोग अभी सोच रहे हैं कि कैसे गैस और ऑयल वहाँ इंपोर्ट करेंगे। हमारा जो दूसरे एरियाज में बता रहा था, पारादीप है उड़ीसा में, विशाखापट्टनम में, चेन्नई में, वो उसको हम कैसे अच्छा से ऑयल रिफाइन कर सकते हैं। और हम जो दूसरा एलएनजी प्लांट है आपका धामरा में, उससे भी हम कर सकते हैं, दूसरा एरिया को सप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो गैस का जो क्राइसिस है ये टेम्पररी है। हो सकता है हमारा जो विदेश मंत्री आज बात किए हैं, आप देखे होंगे, ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची के साथ साथ, तो हो सकता है आपका जो टैंकर्स है वो पास करेंगे और उसके बाद में हम कुछ निर्णय ले सकते हैं। और रहा सवाल जो क्राइसिस का बात, देखिए ये सप्लाई चेन के ऊपर डेफिनेटली क्राइसिस होगा। आप देखिए जो ईरान आपका जो यूरिया है और फर्टिलाइजर्स है वो भी प्रॉब्लम्स में है, तो इसीलिए जो हमारा फूड सप्लाई चेन भी अफेक्ट करेगा। हो सकता है फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन भी अफेक्ट करेगा। तो इसीलिए ये बहुत ही बड़ा क्राइसिस है। और इसके साथ आप देखिए आपका जो शेयर मार्केट भी काफ़ी गिरावट हुआ है। अगर शेयर मार्केट गिरावट होता है तो इसके ऊपर देखिए आप जो इंडस्ट्रियल और जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इसीलिए होलिस्टिकली देखने में अगर ये वार 2 महीने के अंदर नहीं रुकता है तो ये मेरे ख्याल से रिसेशन होगा। और एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, देखिए ये वार जो है, अब बहुत ही बड़े बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट अमेरिका के भी बोल सकते हैं, जॉन मैरसमर वगैरह, क्योंकि जो वार हो रहा है इसमें अमेरिका थोड़ा सा मतलब घुटने पे आ चुका है। कारण क्या है ना, ये भी कैटेगोरिकली बोला है कि अमेरिका को एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका और ईरान का जो मिलिट्री कैपेबिलिटी देखेंगे, ईरान का ओनली $8 बिलियन, लेकिन अमेरिका का $800 बिलियन का बजट है। ईरान कहीं भी नहीं मैच करता है अमेरिका के साथ। तो अमेरिका का मिसाइल्स पावर देखिए, स्पेस, एवरीथिंग देयर मच सुपीरियर, उसमें कंपैरिजन ही नहीं ईरान का। तो इसलिए ईरान चाहेगा कि अपना आसिमेट्रिक वारफेयर को कंटिन्यू करने के लिए, आसिमेट्रिक वारफेयर का ये ऑब्जेक्टिव होगा इकोनॉमिकली साइकोलॉजिकली कैसे डैमेज पहुंचाना है। तो इसीलिए आप देखेंगे ज्योग्राफिकल लोकेशन जो ईरान का है ये बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन है, क्योंकि अब वेस्टर्न पार्ट में आपका जो है जाग्रोस माउंटेन और नॉर्दर्न पार्ट में एल्ब्रस माउंटेन है, और पूरा जो एंटायर मिडिल ऑफ ईरान है उसमें दस्ते कबीर और दस्त लूट है, जो कि पूरा है डेजर्ट एरिया है। तो इसलिए रॉक टेराइन्स है, उसमें जो आईआरजीसी का पोजीशंस काफी स्ट्रांग इन दैट सेंस कि वो गरिल्ला वॉरफेयर लड़ सकते। ठीक है सर, मैं आती हूँ आपके पास। अच्छा सोडी सर, मेरा एक सवाल ये भी था कि कहीं ना कहीं जो अभी अगर ईरान में जो बात शुरू हुई थी अमेरिका की, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे सही कीजिएगा, उसका मकसद यही था कि मेरे को रिजीम चेंज करना है, मैं रिजीम चेंज करना है। चलिए वो तो हो गया, लेकिन अभी की भी जो मौजूदा वहां पर सरकार चल रही है उसका जनता पर पूरा कंट्रोल है। तो आखिरकार अब क्या करके ट्रंप मानेंगे? उनके पास क्या लग रहा है सर आपको कि वो कितना लंबा लेकर चलेंगे? क्योंकि ट्रंप अमेरिका उन देशों में से जिसको ये पता है कि उसको लंबा युद्ध नहीं लड़ना है, क्योंकि लंबा युद्ध लड़ने के बहुत सारे दुष्परिणाम है जिसको वो बेहतर तरीके से जानता है। तो ऐसे में अगर ये पूरी परिस्थिति सामने आ रही है, ये कितना लंबा सर और जाएगा अगर अमेरिका की तरफ से बात की जाए तो? देखिए खुशबू जी, पहले अमेरिका ने कहा था, तो अमेरिका ने जो स्टेटमेंट दी थी उन्होंने बड़ा स्पष्ट किया था कि वो रजीम चेंज की बात कर रहे हैं। लेकिन आज देखिए अब अमेरिका में क्या हो रहा है। अमेरिका में अभी स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि जो ट्रंप साहब कह रहे हैं ये उनका मकसद ये नहीं था। इसके ऊपर भी अमेरिका में डिस्कशन हो रही है, वो कह रहे हैं कि जो अमेरिका का मकसद बताया था उन्होंने ये नहीं है। और जो उन्होंने गोल पोस्ट चेंज किए हैं रजीम चेंज से, अब वो कह रहे हैं कि वो ईरान को टोटली एनिलेट करना चाहते हैं। वो उनके नेवल एसेट्स, आर्मी मिलिट्री एसेट्स, उनके लॉन्चर्स, उनके न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज और उनके स्ट्रेटेजिक जो एसेट्स हैं उनको खत्म करना चाहते हैं। बेसिकली जो ट्रम्प साहब हैं उनका जो बिल माइंड में था, जो उनका क्या लेके वो आगे चले थे, वो ये था कि वो ईरान का जो ऑयल है उसको कंट्रोल करना चाहते थे, जैसे कि उन्होंने वेनेजुएला में किया है। जी ठीक है सर, मैं आती हूँ आपके पास। हम आगे भी बातचीत करेंगे और तमाम तस्वीरें भी लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे कि किस तरह की परिस्थितियां जो है अभी नजर आ रही है। अच्छा संजीव श्रीवास्तव जी, देखिए पिछले कुछ समय में जिस तरह के युद्ध हमने देखे हैं, चाहे वो इजराइल के युद्ध हो जो कि वो तमाम आतंकवादी संगठनों से लड़ रहा था, चाहे वो हुती हो, हिजबुल्ला हो या हमास हो, इनको जमीन हालांकि ईरान नहीं दी है, ये भी पूरी दुनिया जानती है। इसके अलावा हमने देखा है कि रशिया और यूक्रेन के भी जंग चल रहा है, एक तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान से लड़ रहा है और दूसरी तरफ ये जंग।
क्या हम जंग के लिए इतने ज्यादा नॉर्मल हो चुके हैं? और अगर नॉर्मल हो चुके हैं सर, तो फिर ऐसी समस्याएं क्यों आती हैं? क्योंकि अगर ये बात तो दुनिया को पता थी कि अगर ईरान की लड़ाई होगी तो ये परिस्थिति तो होगी, तो आखिरकार हम इसके लिए पहले से ही क्यों रेडी नहीं थे? देखिए खुशबू जी, ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इजराइल तथा ईरान के बीच का जो युद्ध है, उसकी जो जेनेसिस है, उसकी जो रियल रीजंस हैं, वो जाहिर है कि उसको भी हमें समझना होगा। और ये जो युद्ध है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल को एक दिन करना था, क्योंकि जो ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है उसका जो अप्रोच इजराइल के प्रति रहा करता था, वो जाहिर है कि उसमें अनेक बेहद आपत्तिजनक बातें थी। और जिस तरीके से इस्लामिक रिजीम इजराइल के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करती, होलोकॉस्ट को वो डिनाई करती है, और आतंकवादियों को भी सपोर्ट करने के माध्यम से वो इजराइल को उसने टारगेट किया। और 7 अक्टूबर 2023 को जो इजराइल के ऊपर सबसे बड़ा आतंकी हमला हमास ने किया, वो ईरान की इस्लामिक रिजीम का ही टेरर प्रॉक्सी था। और उसी तरीके से इस्लामिक रिजीम के द्वारा जो डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल के जो नारे लगाए जाते थे, उसके बाद यदि अमेरिका के लिए विशेष रूप से अगर देखें तो 1979 में जिस तरीके का इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ है, अमेरिका की जो एम्बेसी का सीजर तेहरान में हुआ, लंबे समय तक 444 दिनों तक ये सीजर चला। और जिमी कार्टर से लेकर के जितने भी अमेरिका के राष्ट्रपति रहे अब तक, सभी ने इस बात को हमेशा से कोशिश की कि किस तरीके से वो इस्लामिक रिजीम को वीकेंड करें और वहां पर चेंज लाएं। तो ये जो इसकी जो जेनेसिस है वो दोनों पक्षों की तरफ उसको भी समझना होगा। और ये जो एक जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की, जिसको कि मैं कहता हूं शैतानी विचारधारा, अगर इस तरीके की क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की विचारधारा को कोई प्रैक्टिस करेगा, कोई रिजीम प्रैक्टिस करेगी, तो उसके खिलाफ एक न एक दिन कोई कार्रवाई अवश्य होगी, और जो कि वर्तमान समय में अमेरिका और इजराइल ने की है। और ये जो इजराइल की जो आशंकाएं हैं उसको भी हमें समझना होगा। और उसका जो एक प्रयास चल रहा था इस क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की इस विचारधारा को, आतंकी विचारधारा को दूर करने का, वो था डायलॉग अमंग सिविलाइजेशंस, जो अब्राहम एकॉर्ड्स 2020 में साइन किए गए थे। उसके तहत ज्यूज और मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच में एक संवाद की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, वो इसका एक सोल्यूशन था, और जिसके की तरफ इजराइल भी आगे बढ़ रहा था। जो सऊदी अरबिया, यूएई, बहरीन जैसे राष्ट्र भी आगे बढ़ रहे थे, और यूएई और बहरीन जैसे राष्ट्रों ने तो इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया था, सऊदी अरबिया भी रिकॉग्निशन देने जा रहा था। लेकिन इस्लामिक रिजीम ने ऐसा कभी भी कुछ नहीं किया, और ज्यादातर इस पूरी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को डीरेल करने के लिए एक हमास नामक टेरर प्रॉक्सी के माध्यम से इतना बड़ा हमला इजराइल के ऊपर करा दिया। और ये लार्जली ईरानियन बैक्ड जो ये पूरी कार्रवाई थी। तो ये स्पष्ट है कि इजराइल को तो इसका एक्शन लेना था, और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू स्वयं से तो हमास को, हिजबुल्लाह को, हुती को काफी कमजोर कर चुके थे। सर मैं आती हूँ आपके पास, और आगे भी हम इस बारे में बात करेंगे, क्योंकि सर ये आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहे हैं। अच्छा प्रोफेसर पटनायक, ये जो पूरा सिनेरियो है, अगर हम इसको समझें वर्ल्ड वाइड, हम देख रहे हैं कि तमाम जगहों पर जो परिस्थितियां, उसमें एक बात तो तय है कि तमाम देश इस युद्ध के लिए तैयार थे, क्योंकि अमेरिका ने कहा था कि वो ऐसा करेगा, उसने ये अटैक किया, और उसके बाद ये पूरी परिस्थितियां पैदा हुई हैं। अब कुल मिलाकर सर क्या लगता है कि ये जो सिनेरियो है, ये जो सिचुएशन है, ये कब तक चलेगी? क्योंकि इजराइल के लिए तो ये बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन अमेरिका इस बात को भली भांति जाता है कि अगर ये बहुत लंबा चला तो उसे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ये देखिए, अमेरिका ये बात अच्छा से जानता है कि ये लंबा चलेगा, इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ है, देखिए आप अभी बता रहे थे जो रेजिम चेंज के बारे में, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप डीकैपिटेट किए सपोज अयतुल्ला अली खामेनेई, उसमें क्या है ना, ईरान का जो है मल्टीलेड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, उसमें सबसे जो विलायती फ़की इंस्टीट्यूशन है, गार्जियनशिप ऑफ द जूरिस्ट, ये इंस्टीट्यूशन है। इसके बाद नंबर ऑफ क्लरिकल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि आपका गार्जियनशिप काउंसिल है, जिसे को सुराई निगावन बोलते हैं। इसके बाद सुरा एक खुबरगान है, जो इसका एक्चुअली काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट्स होते हैं। इसके बाद मसालत निज़ाम है, ये जो है आपका एक्सपीडियंसी काउंसिल। तो क्लरिकल इंस्टीट्यूशंस जो है इनका काफ़ी फैला हुआ है। इसके बाद में जो IRGC है, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, सिपाही पसदरान इस्लामी बोलते हैं, तो उनका जो विंग्स है काफ़ी जड़ में घुसे हुए। जैसे मैं बता रहा हूँ, सपोज बासिज फोर्स, ये इंटरनल फोर्सेस से
जो आप नॉर्दर्न प्रोविंसेस देखिए, गिलाक हो गया, मजंदरन हो गया, आपका वेस्ट में वेस्ट अजरबैजान हो गया, ईस्ट अजरबैजान हो गया, कुर्दिस्तान हो गया, इसके बाद में ईस्टर्न साइड में नॉर्थ खुरासान, साउथ खुरासान, इसके बाद सिस्तान बलूचिस्तान, इसके बाद में आपका जो सिराज, इस्फहान, इस सारे यूनिट्स में 31 प्रोविंसेस डिसेंट्रलाइज्ड है। तो इसीलिए ये जो फोर्सेस का जो है, इसके साथ में भी एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, बुनियाद बोलते हैं चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, जो क्या करता है ना, इनका डिफेक्ट कंट्रोल है पूरा एंटायर ऑयल इकोनॉमी और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो कहीं ना कहीं एक डीप स्टेट स्ट्रक्चर जो है बहुत ही स्ट्रांग और मजबूत है, जो फाइट करता है आप अमेरिका के साथ। इसके बाद आपका डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन तो है ही, मसूद पेजेक्सियान। Co-presented by Dr. Ortho